अपराध। वर्तमान समय में अपराध को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला परंपरागत अपराध एवं दूसरा तकनीकी अपराध। हम परंपरागत अपराध से शुरू करते हैं। हमारी विद्यमान सामाजिक, कानूनी, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां ही ऐसी है जो व्यक्ति को अपराधी बनने हेतु मजबूर करती है। अपराध वास्तव में क्या है? अनेक विचारकों ने कानूनी, गैर कानूनी एवं सामाजिक शब्दों में अपराध को परिभाषित किया है। जहाँ तक अपराधी का संबंध है तो उसके आपराधिक व्यवहार को अच्छी तरह से समझने के लिए क्लासिक, जैविकीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार पर व्याख्या की गई है। भारत में प्रतिवर्ष भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लगभग 14.5 लाख संज्ञेय अपराध होते हैं एवं लगभग 37.7 लाख अपराध स्थानीय एवं विशेष कानून के तहत होते हैं। पॉल टप्पन के अनुसार अपराध एक साभिप्राय है या अनाचरण है जो दंड कानून का उल्लंघन करता है और जो बिना किसी सफाई और औचित्य के किया जाता है। इन परिभाषाओं में 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, किसी प्रक्रिया को किया जाए या किसी क्रिया को करने में चूक हो जानी चाहिए। द्वितीय, क्रिया स्वैच्छिक होनी चाहिए और उस समय की जानी चाहिए जबकि कर्ता का अपने कार्यों पर नियंत्रण हो। तृतीय, क्रिया साभिप्राय होनी चाहिए, फिर चाहे अभिप्राय सामान्य हो अथवा विशेष। एक व्यक्ति का विशेष अभिप्राय चाहे दूसरे व्यक्ति को गोली मारना व उसको जान से मारना न हो, परंतु उससे इन जानकारियों की आशा की जाती है कि उसकी क्रिया से दूसरे को चोट लग सकती है। चतुर्थ, वह क्रिया फौजदार कानून का उल्लंघन होनी चाहिए जो कि गैर कानूनी अथवा गैर फौजदारी कानून या दीवानी या प्रशासनिक कानून से भिन्न है, जिससे कि सरकार अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। पंचम, वह क्रिया बिना किसी सफाई या औचित्य के की जानी चाहिए। इस प्रकार यदि हम सिद्ध हो जाता है कि क्रिया आत्म सुरक्षा के लिए या पागलपन में की गई थी तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे उससे दूसरे को हानि हो या चोट लगे। गिरोम के अनुसार अपराध इस प्रकार है: कानूनी तौर पर वर्जित और साभिप्राय कार्य है जिसका सामाजिक हितों का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसका आपराधिक उद्देश्य है और जिसके लिए कानूनी तौर पे दंड निर्धारित है। इस प्रकार उसकी दृष्टि से में किसी कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता जब तक उसमें ये 5 विशेषताएं न हो। पहली, कानूनों द्वारा वह वर्जित हो। दूसरी, वह साभिप्राय हो। तीसरी, वह समाज के लिए हानिकारक हो। चौथी, उसका आपराधिक उद्देश्य हो। पांचवी, उसके लिए कोई दंड निर्धारित हो। अपराध की परिभाषा, मोरर ने उसे एक असामाजिक कार्य कहा है। कार्लवेल ने अपने व्याख्या में लिखी है कि दबे कार्य या उन कार्यों को करने में चूक जो कि समाज के प्रचलित मानदंडों की दृष्टि से समाज के कल्याण के लिए इतना हानिकारक है कि उनके संबंध में कार्यवाही किसी निजी से पहल शक्ति या अव्यवस्थित प्रणाली को नहीं सौंपी जा सकती, परंतु वह कार्यवाही संगठित समाज द्वारा परीक्षित प्रक्रियाओं के अनुसार की जानी चाहिए। थॉर्स्टन सेलिन ने कहा कि उसे मानकीय समूह के व्यवहार के आदर्श नियमाचारों का उल्लंघन कहा है। मार्शल क्लेनार्ड ने यह दावा किया है कि मानदंडों के सभी
विचलन अपराध नहीं होते हैं। वे 3 प्रकार के विचलन की बात करते हैं। पहला, सहन किए जाने वाला विचलन। दूसरा, विचलन जिसकी नरमी से निंदा की जा सकती है। तीसरा, विचलन जिसकी कड़ी निंदा की जाती है। वे तीसरे प्रकार के विचलन को अपराध मानते हैं। अपराध की उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सभी विचारकों ने इसकी परिभाषा अपने अपने दृष्टिकोण से दी है। जहाँ तक अपराधी का संबंध है तो वह किसी न किसी कारण के वशीभूत होकर अपराध करता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी अपराध के पीछे कोई ठोस वजह हो। हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी है कि वह अपराध करने को मजबूर कर देती है। कानून एवं उसकी व्याख्या भी किसी हद तक किसी निरपराधी को अपराधी में परिवर्तित कर देती है। प्रायः दंड नीति भी कई बार किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। आपराधिक व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्याओं को मुख्यतः 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला, जैविक या स्वभाव संबंधी व्याख्या। दूसरा, मानसिक असामान्यताएं, बीमारी एवं मनोचिकित्सकीय रोगात्मक व्याख्या। तीसरा, आर्थिक व्याख्या। चौथा, स्थलाकृतिक व्याख्या। पांचवा, मानव पर्यावरणवादी व्याख्या। और छठा, नवीन एवं रेडिकल व्याख्या। रीड ने सैद्धांतिक व्याख्याओं को इस प्रकार वर्गीकरण किया है। पहला, क्लासिक एवं सकारात्मक व्याख्या। दूसरा, शारीरिक मनोचिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक व्याख्या। तीसरा, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को पुनः 2 वर्गों में बांटा है। पहला, सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत। दूसरा, सामाजिक प्रक्रिया सिद्धांत। आपराधिक व्यवहार संबंधी इन सभी सिद्धांतों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, क्लासिक। दूसरा, जैविकीय। तीसरा, मनोवैज्ञानिक। चौथा, सामाजिक। अपराध और दंड संबंधी क्लासिक विचारधाराएं इटालियन विचारक बैकेरिया द्वारा 18वीं शताब्दी में दूसरे अर्ध में विकसित की गई थी। क्लासिक विचारधारा यह मानती थी कि मानव प्रकृति तार्किक एवं स्वतंत्र है और अपने स्वार्थ से निर्धारित होती है। सामाजिक व्याख्या मैत्रिकता और सामाजिक अनुबंध पर आधारित है। अपराध सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन नहीं बल्कि कानून संहिता का उल्लंघन है। अपराध का वितरण सीमित है और उसका पता उचित प्रक्रिया से लगाना चाहिए। अपराध व्यक्ति की तार्किक प्रेरणा से होता है। वह अपराधी को दंड देते समय संयम का सिद्धांत अपनाना चाहिए। क्लासिक व्याख्या की कुछ कमियां थी, जैसे पहली, सब अपराधी के साथ बिना उनकी आयु, लिंग अथवा बुद्धि में भेद किए बिना समान व्यवहार किया जाना। दूसरा, अपराध की प्रकृति को कोई महत्व नहीं दिया गया, अर्थात अपराध साधारण है अथवा
जघन्य। इसी प्रकार अपराधी के प्रकार को भी महत्व नहीं दिया गया, अर्थात उसका प्रथम अपराध था या आकस्मिक अथवा पेशेवर अपराध था। तीसरा, वह व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या केवल स्वतंत्र इच्छा शक्ति के सिद्धांत पर करना और उपयोगितावाद के सिद्धांत पर दंड प्रस्तावित करना अव्यवहारिक दर्शन है, जो अपराध को अमूर्त बनाता है और जिसके निष्पक्ष एवं अनुभविक मापन में वैज्ञानिक उपागम का अभाव है। चौथी, न्याय संगत अपराधी कार्यों के लिए उसमें प्रावधान नहीं था। पांचवी, इन्हें फौजदार कानून में सुधार करने में अधिक रुचि थी, बजाय अपराध पर नियंत्रित करने में, और अपराध के सिद्धांत का विकास करने में दंड की कठोरता को कम करता। ज्यूरी व्यवस्था को दोषों को हटाना, देश निकाला और फांसी देने के दंड को समाप्त करना और कारागार दर्शन को अपनाना और नैतिकता को नियमित करना। क्लासिक सिद्धांत में नव क्लासिकवादी अंग्रेज अपराध शास्त्रियों ने संशोधन कर यह सुझाव दिया कि अपराधी की आयु, मानसिक दशा और लघुकारक परिस्थितियों को महत्व दिया जाना चाहिए। 7 वर्षों में कम आयु के बच्चों को मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को कानून से मुक्त रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं अमन प्रभाकर नवसंचार.com की ओर से। जैविक व्यवस्था के अंतर्गत नियतिवाद के सिद्धांत पर बल दिया गया। लाइसो, केरी और गेरी फ्लो प्रमुख पक्षवादी थे, जिन्होंने अपराधी व्यवहार के जैविक से उत्पन्न होने वाले और वंशानुगत पहलुओं पर बल दिया। लकासो को अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। इनका मत था कि अपराधी को शारीरिक रूप गैर अपराधी को शारीरिक रूप से भिन्न होती है, जैसे असीमित चेहरा, बड़े कान, बहुत लंबी बाहें, चिपकी हुई नाक, पीछे की ओर मुड़ा हुआ ललाट, गुच्छेदार कुंठित बाल, पीढ़े की तरह संज्ञाहीनता, आंखों में खराबी और अन्य शारीरिक अनूठेपन। हेनरी गोर्ड के विचलन और अपराध का सबसे बड़ा अकेला कारण मंद बुद्धिमत्ता बताया। इन्होंने कहा कि मंद बुद्धिमत्ता वंशागत होती है और जीवन घटनाओं के कम प्रभावित होती है। पूंजीवाद सामाजिक दायित्वहीन को जन्म देता है और परिणाम स्वरूप अपराध होता है। भौगोलिक व्यवहार अपराध का आकलन भौगोलिक कारकों जैसे जलवायु, तापमान और आर्द्रता के आधार पर करती है। वस्तु इस बात का कोई संदेह नहीं है कि अपराधी और अपराधी संबंधित सभी सिद्धांत पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां अवश्य है। कोई भी सिद्धांत स्वयं से पूर्ण नहीं है। हमारे समाज में प्रायः सभी श्रेणियों की अशांति बढ़ रही है, क्योंकि सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक बंधनों में विघटन हो रहा है। अपराधी की उठती हुई तरंग जनता में भय उत्पन्न कर सकती है, परंतु हमारी पुलिस, राजनीतिज्ञ बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति में अप्रभावित एवं अछूते रहते हैं। हाल में ही कुछ उग्र विचार वाले बुद्धिमान विद्वानों ने अपराधी संबंधित कानूनों की पारित करने वाले पुलिस व्यवस्था को सुधारने, न्यायिक सक्रियता, उत्पीड़ितों के हितों की सुरक्षा, कारागृह की स्थिति में सुधार और विचलित व्यक्तियों के मानवीयता बनाने के संबंध में प्रश्न उठाए हैं। हमारे समाज में अपराधी को दंड देने के उपचार हेतु मुख्यतः 2 तरीके अपनाए जाते हैं। प्रथम, कारावास। द्वितीय, परिवीक्षा पर मुक्ति। यद्यपि कुछ भयंकर अपराधियों को फांसी की सजा भी दी जाती है और कुछ पर जुर्माने भी किए जाते हैं। 1919 से 20 तक भारतीय कारावासों की स्थिति भयावह थी। 1919 से 20 की भारतीय रेल सुधार कमेटी में सुझावों के पश्चात भी अधिक सुरक्षा कारागृह जैसे केंद्रीय जेल, जिला जेल और उप जेल में परिवर्तन किए गए।
इन परिवर्तनों में शामिल थे वर्गीकरण, कैदियों को पृथक्करण, शिक्षा, मनोरंजन, उत्पादन कार्य को देना या और परिवार एवं समाज से संपर्क में रखना। 3 राज्यों के 3 मध्यम सुरक्षा कारागृह या आदर्श कारावास की स्थापित किए गए, जिनमें पंचायत राज, स्वप्रचलित कैंटीन और मजदूरी पद्धति पर बल दिया गया, किंतु इन्हें केंद्रीय कारागृह में परिवर्तन कर दिया गया। कारागृह सामान्यतः समान पोशाक पहनने वाले संसार है, जहां के प्रत्येक निवासी कलंक लगा होता है। उसे अपरिचित साथियों के साथ निर्धारित कार्यों को नियत समय में करना होता है। केंद्रीय जीवन कैदियों में अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रभावित माध्यम उपलब्ध कराने चाहिए। अनिश्चित सजा प्रणाली लागू करनी चाहिए। राज्य स्तर पर एक जेल उद्योग ब्यूरो स्थापित करना चाहिए। अतः ऐसे कार्यक्रम बनाने जाने चाहिए जो कैदियों को नया जीवन प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करे। एक अन्य विकल्प है परिवीक्षा कारागृह। परिवीक्षा कारागृह में से आशय है अदालत द्वारा अपराधी की सजा स्थगित कराना और कुछ शर्तों पर उसे रिहा करना, जिसे वह समाज परिवीक्षा अधिकारी देख रेख में उसके बिना समाज में रह सके। कारागृह प्रणाली की अपेक्षा परिवीक्षा कारागृह में कुछ लाभें हैं। ये हैं, परिवीक्षा पर रिहा किए गए अपराधी का कोई कलंक नहीं लगता, परिवीक्षार्थी की आर्थिक जीवन भंग नहीं होता, उसके परिवार में कष्ट नहीं सहन करना पड़ता, अपराधी भी कुंठित नहीं होता और यह आर्थिक रूप से कम महंगी है। इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे अपराधी उसी वातावरण में रहता है जहां उसने अपराध किया है, उसे दंड का कोई भय नहीं होता, किंतु यह कमियां तर्कसंगत नहीं है। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि सुधार व्यवस्था में अधिक कुशल बनाने हेतु प्रबंधकीय रुचि या मानववादी रुचि को ही अपनाकर व्यवस्था में सुधार निश्चित है। नवसंचार-समाचार.com के सभी दर्शकों को राजेश कुमार सिंघानिया का नमस्कार। प्रस्तुत है तकनीकी अपराध साइबर क्राइम पर विशेष रिपोर्ट। साइबर अपराध तकनीकी प्रगति का परिणाम है। यह एक खतरनाक अपराध है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर का उपयोग शामिल है। साइबर अपराध के कई उदाहरणों में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग, सिस्टम को नष्ट करने के लिए वायरस जैसे मेलवेयर बनाना या भेजना, या फिर पैसे कमाने के लिए डेटा चोरी करना आदि शामिल है। साइबर अपराधों का वर्गीकरण। एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी, गोपनीय डेटा और स्पैम ईमेल भेजना आदि अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए किया जाता है। एक संगठन के खिलाफ अपराध। यह अपराध एक फर्म, कंपनी या संगठन के खिलाफ महत्वपूर्ण डेटा और कर्मचारी के विवरण को चुराने या फिर पैसे कमाने के लिए किया जाता है। सरकार के खिलाफ अपराध। यह राष्ट्रीय डेटा और रिकॉर्ड तक प्राप्त करके राष्ट्र के खिलाफ अपराध करना होता है। संगठन के स्तर पर कंपनी के डेटा को चोरी करने या मेलवेयर द्वारा सिस्टम को नष्ट करने से भारी नुकसान होता है। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध। फिशिंग। इसमें स्पैम ईमेल भेजकर या फेक वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना शामिल है। पहचान की चोरी।
इसमें क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर बैंक के विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना शामिल है। जानकारी चुरा लेने के बाद आगे अवांछित धन की आसानी से निकाला जा सकता है। मैलवेयर अटैक। मैलवेयर एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यह मतलब कि जानकारी तक पहुंचने के लिए या उस सिस्टम का उपयोग करके कुछ अपराध करने के लिए किया जाता है। एटीएम धोखा। इस अपराध में एटीएम मशीन की पूरी तरह से हैक कर लिया जाता है। अपराधियों द्वारा कई कार्ड पर अंकित डेटा या पिन दोनों तक पहुंचने का तरीका विकसित कर लिया गया है। इसमें यह कार्ड का डुप्लीकेट बनाने में सफल होते हैं और पैसे निकालने के लिए उसी का उपयोग करते हैं। साइबर हैरेसमेंट। अपराधी ऑनलाइन उपायों के माध्यम से व्यक्ति का पीछा करने या परेशान करने में भी काफ़ी सक्रिय है। वे मैलवेयर भेजकर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं और सटीक जानकारी प्राप्त करने में सामर्थ होते हैं। पोर्नोग्राफी। अश्लील वेबसाइटों के माध्यम से यौन गतिविधियों वाले वीडियो को प्रस्तुत करने का कार्य। धोखा देना। इस तरह के अपराध में आपको एक ईमेल मिलता है जो ऐसा लगता है कि किसी प्रमाणित स्रोत से ही भेजा गया है, लेकिन यह ऐसा होता नहीं है, यह भ्रामक होता है। पायरेसी। यह गोपनीय जानकारी तक पहुंचने का एक अनाधिकृत तरीका है। कई बार सरकारी वेबसाइटों को हैक कर लिया जाता है और फाइलों के महत्वपूर्ण डेटा की पायरेटेड कॉपी बना दी जाती है, जिससे काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है या फिर महत्वपूर्ण डाटा नष्ट हो जाता है। राष्ट्रीय अपराध जांच और अपराध फोरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन। हमारे राष्ट्र भारत ने पहली बार 4 और 5 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय अन्वेषण के मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रीय अपराध जांच पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जांचकर्ताओं, फोरेंसिक टीमों और अन्य अधिकारियों के लिए एक मंच तैयार करना था जो साइबर संबंधित अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों और उपायों पर चर्चा करें। साइबर सुरक्षा के प्रकार। नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क को मैलवेयर द्वारा अटैक किए जाने से बचाता है, इसीलिए हमेशा सुरक्षित नेटवर्क का ही उपयोग करना चाहिए। क्लाउड सुरक्षा। क्लाउड संसाधनों में डेटा की सुरक्षा के लिए साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। सूचना सुरक्षा। डेटा को अनधिकृत या अवैध पहुंच से बचाने में मदद करता है। एंड यूजर सिक्योरिटी। सिस्टम में किसी भी बाहरी डिवाइस को लगाने, किसी भी मेल या लिंक को खोलने के दौरान उपयोगकर्ता को सचेत रखना चाहिए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी। सिस्टम और सॉफ्टवेयर को किसी भी खतरे से मुक्त करने में मदद करता है। राजेश कुमार सिंघानिया, स्टेट ब्यूरो ऑफ यूपी। संगीन अपराध जैसे लापरवाह वाहन चालक हत्या, अपहरण, हत्या और अपहरण कर शादी मामला। इन 3 मामलों के संबंधित आईपीसी और सरसरी नजर वाहन चालक सावधान। आपकी सजा 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 ए 337 ए 338 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत के बाद आरोपी के खिलाफ 304 ए के तहत मामला दर्ज किया जाता है। धारा 307 गोली मारने या हथियार से हमला करने व्यक्ति
जख्मी होगा। ऐसे में जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज होता है। घायल की मौत होने पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज होता है। इसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 308 गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता, जिसमें 3 वर्ष से 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आईपीसी धारा 279, 337, 338 सड़क हादसे में घायल और आईपीसी के साथ प्राणघातक हमले के स्थान पर आईपीसी की धारा 308 के तहत मामले दर्ज करना शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा 308 के तहत चोटें ऐसी होनी चाहिए जिनसे मौत हो सकती है, जबकि धारा 324 के तहत चोटें जीवन के खतरे में डाल सकती है या नहीं डाल सकती। जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने विचार किया कि आईपीसी धारा 308 कहती है कि जिसने इरादे या ज्ञान के साथ कृत्य मृत्यु का कारण बनता है वह व्यक्ति सदोष हत्या का दोषी होगा, जिसमें हत्या नहीं हुई हो और यदि किसी व्यक्ति की कृत्य से चोट पहुंचती है तब अभिव्यक्ति को कारावास की अवधि 7 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि आईपीसी की धारा 308 के तहत दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्ति के हत्या करने का इरादा सज्ञान था, जिसका पता वास्तविक चोट और आसपास की परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। सदोष हत्या के प्रयास से स्वेच्छा से एक तेज धार हत्या से चोट पहुंचाने के बीच अंतर सूक्ष्म और बारीक की धारा 308 के तहत चोट ऐसी होनी चाहिए जिससे मौत हो सकती है, जबकि धारा 324 की चोटें किसी के जीवन खतरे में डाल सकती है या नहीं डाल सकती। अपहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति के हत्या करने के लिए उसका अपहरण करे या उस व्यक्ति को ऐसे व्यवस्थित करे कि उसे अपनी हत्या होने के खतरा हो जाए कि वह अपने आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिससे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 364 का अपहरण करे तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी है। धारा 362 के अनुसार यदि कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं छलपूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है तो उस व्यक्ति का अपहरण करना कहलाता है। धारा 366 किसी स्त्री को विवाह के लिए विवश करने और पवित्र करने के लिए अपहृत करने और उत्प्रेरित करना आदि सजा 10 वर्ष कारावास, आर्थिक दंड या एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 366 का जो कोई 18 वर्ष से कम आयु और प्राप्त हुए लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलोप्त किया जाएगा वह कारावास की अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। 376 किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप का अपराध सिद्ध की दशा में दोषी को कम से कम 5 साल तक अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा के प्रावधान है। किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो अथवा नहीं कानूनन तो बलात्कारी कहलाएगा। इस अपराध को अलग अलग हालात से श्रेणी के हिसाब के धारा 375, 376, 376 क, 376 ख, 376 ग, 376 घ के रूप में विभाजित किया गया है। 376 क अलग रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपने पत्नी के साथ संभोग करता है तो वह भी बलात्कारी की श्रेणी में आता है, जिसके लिए 2 वर्ष की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। 376 ख लोक सेवा द्वारा अपनी अभिरक्षा के किसी स्त्री के साथ संभोग करने की दशा में ये अपराध की श्रेणी में आएगी, जिसके लिए 5 वर्ष तक जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। 376 ग जेल में अधिकारी द्वारा किसी महिला बंदी से संभोग करने भी बलात्कारी श्रेणी में आता है, जिसमें 5 साल तक सजा का प्रावधान है।
376 अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी आदि से किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो वह IPC। विश्वास का आपराधिक हनन, सजा की समय 3 वर्ष तक बढ़े। धारा 407 और 408 में 7 वर्ष तक की कारावास की साधारण और कठिन सजा लिखी गई है और धारा 409 में दोषी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष की कारावास की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास जैसे भीषण दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 406 अपराध प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 406 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके जांच को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति रॉय ने श्याम चंद्र सिंह सागर बनाम तमिलनाडु सरकार 1978 2ACC 35 मामले में दिए फैसले का हवाला दिए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि CRPC की धारा 406 कोर्ट को देश के एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जांच स्थानांतरित करने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं देती क्योंकि प्रथम सूचना का रिमांड रिपोर्ट कोर्ट का अग्रसरित किया जाना होता है। उदाहरण, बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के FIR के विरुद्ध एक याचिका को स्वीकारता का यह कहकर विरोध किया था कि CRPC की धारा 406 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके जांच कार्य स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अपराध विशेषांक में हमने तस्वीर के माध्यम से बिहार की स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। हमने महसूस किया है कि अपराध के लिए कानूनी जागरूकता आवश्यक है। सरकार की कानूनी प्रतिनिधि को कॉलेज, विद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल सजाकर जागरूकता लाने चाहिए अगर अपराध पर नियंत्रण करना है तो। इसलिए कि नए युवा जो इस क्षेत्र में कदम रखते हैं उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर इस क्षेत्र में कदम रखा जाता है तो मेरे और मेरे बाद की परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी अशिक्षित परिवार हैं जो कानून की प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं। साइबर सेल का जागरूकता कार्यक्रम 2013 में इंदौर यानी मध्य प्रदेश से शुरू हुआ तथा मध्य प्रदेश के सभी हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर कॉलेजों में यह अभियान खत्म हुआ। 2020 ईस्वी में बिहार में भी वेबिनार के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित की गई, लेकिन इसमें सामान्य यूजर्स की सहभागिता को अनदेखा किया गया, माने सहभागिता दर्ज नहीं कराई गई। साइबर क्राइम जो अब मोबाइल इंटरनेट यूजर्स पर पूर्णतः आधारित है के संबंध में हर नए सत्र में आने वाले छात्रों के लिए स्कूल और कॉलेज में सेमिनार आयोजित करने की आवश्यकता है। हमने इस कड़ी में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश में सक्रिय साइबर पुलिस कार्यालय का पता देने की आवश्यकता समझी है। इस अंक में हमारे साथ है अमन प्रभाकर, अभिषेक रंजन, आयुष रंजन, राजेश कुमार सिंघानिया, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही नवसंचार समाचार.com टीम की ओर से सभी श्रोताओं को शैलेश कुमार की हार्दिक बधाई।